आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। प्यारे साथियों, हम लोग कवियों के जीवन परिचय से संबंधित तथा उनकी प्रमुख रचनाओं से संबंधित अध्ययन श्रृंखला में आज अध्ययन करने वाले हैं एक ऐसे कवि को जो द्विवेदी काल में राष्ट्र कवि के नाम से जाने जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मैथिली शरण गुप्त जी की। मैथिली शरण गुप्त जी की बात कर रहे हैं हम लोग। आज चर्चा करेंगे मैथिली शरण गुप्त जी। मैथिली शरण गुप्त एक ऐसा नाम जो किसी प्रतिभा का मोहताज नहीं, किसी पहचान का मोहताज नहीं, और जिसको पूरा देश राष्ट्र कवि के नाम से जानता है। तो ऐसे कवि द्विवेदी काल के, जिन्होंने के काव्य लिखे, नाटकों का अनुवाद किया और प्रबंध काव्यों की रचना की और अमूल्य कृति देश के लिए छोड़ गए। तो ऐसे रचनाकार के संदर्भ में हम लोग चर्चा करें। उससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में बने हुए बेल आइकन से ऑल बटन को प्रेस करें, जिससे कि आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो बिना समय गवाए प्रारंभ करेंगे आज की पाठचर्या। लेकिन पाठचर्या को हम प्रारंभ कर रहे हैं, आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, क्योंकि वीडियो देखते समय आप लोग भूल जाते हैं नोट्स बनाने के चक्कर में लाइक करना। तो साथियों, फटाफट लाइक बटन को प्रेस करिए और हम आज की पाठचर्या को प्रारंभ कर रहे हैं। तो मैथिली शरण गुप्त चिरगांव झांसी के में जन्म लेने वाले हैं और जिनका जन्म समय हम लोग देख लेते हैं तो इनका जन्म 1886 ईस्वी में हुआ था। 1886 ईस्वी में गुप्त जी का जन्म हुआ था और इनका स्वर्गवास जो है वह हुआ था 1964 ईस्वी। 1964 ईस्वी। इनके पिता का नाम सेठ राम शरण दास था। सेठ राम शरण दास था और इनके गुरु आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। यह काव्य गुरु के रूप में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। साथियों, इनकी जो प्रारंभिक रचनाएं हैं, प्रारंभिक रचनाएं इनकी जो हैं, प्रारंभिक रचनाएं, यह रचनाएं वैश्योपरक पत्रिका में छपती थी। वैश्योपरक पत्रिका में छपती थी और इनके प्रमुख काव्य ग्रंथों को देख लेते हैं, प्रमुख काव्य रचनाओं को। तो इनकी जो पहली कविता है, प्रथम कविता इनकी, पहली कविता इनकी हेमंत है। ध्यान दीजिएगा, एक रचना हेमंत नाम से मिलती जुलती श्रीधर पाठक की भी है। श्रीधर पाठक की जो रचना है, श्रीधर पाठक की जो रचना है वह है गुणवंत हेमंत। जबकि यह मैथिली शरण गुप्त की पहली रचना, काव्य रचना इनकी
कविता हेमंत है, जिसका प्रकाशन 1907 क्षमा करें 1905 ईस्वी में 1905 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में हुआ था। सरस्वती पत्रिका में इनकी पहली कविता हेमंत 1905 ईस्वी में प्रकाशित हुई और इनका पहला काव्य संग्रह, प्रथम काव्य संग्रह, इनका पहला काव्य संग्रह जो है वह 1909 ईस्वी में 1909 ईस्वी में रंग में भंग प्रकाशित हुआ। रंग में इनका पहला काव्य संग्रह है और इनकी पहली कविता हेमंत है। साथियों, इनके संदर्भ में डॉक्टर नगेंद्र का एक कथन है कि भारतीय संस्कृति के ये अनन्य प्रस्तुता थे किंतु अंधा अनुकरण की प्रवृत्ति इनमें नहीं थी। किंतु अंधा अनुकरण की इनमें जो है प्रवृत्ति इनमें नहीं थी। प्रवृत्ति इनमें नहीं थी। यह कथन डॉक्टर नगेंद्र का है। यह कथन जो है डॉक्टर नगेंद्र का है मैथिली शरण गुप्त जी के संदर्भ में। साथियों, तो हम लोग बढ़ते हैं आगे और चर्चा कर रहे थे हम लोग इनके प्रमुख काव्य ग्रंथों की। तो इनके द्वारा लिखे गए नाटकों को हम लोग देख लेते हैं। तो नाटक इनका लिखा गया जो है वह तिलोत्तमा, चंद्रहास और अनग है। तिलोत्तमा एक पौराणिक नाटक है। 1915 ईस्वी इसका रचना काल है और चंद्रहास 1916 ईस्वी का है। साथियों, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आप लोग लाइक और शेयर करना भूल जाते हैं, तो फटाफट सेशन को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा और हम लोग पाठचर्या में कंटिन्यू रहते हैं। इनके द्वारा जो है कुछ अनुदित रचनाओं को देख लेते हैं। अनुदित रचनाएं, अनुदित रचनाएं, इनके द्वारा जो अनुदित रचनाएं हैं उनमें प्लासी का युद्ध, मेघनाद वध, गृहस्थ गीता, वृत्त संहार, शकुंतला,
यह अभिज्ञान शाकुंतलम का अनुवाद है। आदि प्रमुख इनकी अनुदित रचनाएं हैं। इसके बाद बढ़ते हैं आगे और देखते हैं इनके कुछ प्रमुख काव्य ग्रंथ। काव्य ग्रंथों में जयदत्त व्रत, काव्य ग्रंथों में जयद्रथ वध और 1910 ईस्वी की का यह काव्य ग्रंथ है। इसके बाद भारत भारती 1912 ईस्वी की रचना है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है, इसको याद रखिएगा, ये अक्सर पूछ लिया जाता है परीक्षा में। भारत भारती, जयदत्त वध और पंचवटी, यशोधरा, द्वापर, विष्णुप्रिया जैसी रचनाएं इनकी ज्यादातर पूछी जाने वाली रचनाएं हैं, इनको आप लोग याद रखिएगा। अगली रचना पंचवटी 1925 ईस्वी की रचना है। झंकार 1929 ईस्वी की रचना है। साकेत 1931 ईस्वी की रचना है। यशोधरा 1932 ईस्वी की रचना है। द्वापर 1936 ईस्वी की रचना है। चार ही रचनाएं बड़ी इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं। और जय भारत 1952 ईस्वी की रचना है। विष्णुप्रिया 1957 ईस्वी की। मैथिली शरण गुप्त जी ने रंग में भंग से लेकर के और विष्णुप्रिया 1957 के बीच तक लगभग 19 खंड काव्यों की रचना की है। और बढ़ते हैं आगे हम लोग पाठचर्या में और देख लेते हैं इनके संदर्भ में कुछ वस्तुनिष्ठ तथ्य। तो पहला तथ्य हम लोग देखते हैं, गुप्त जी ने स्वयं को कौटुंबिक कवि मात्र कहा है। इसके अलावा अगला तथ्य देखते हैं इनके संदर्भ में, गुप्त जी को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सामंजस्यवादी कवि कहा है। सामंजस्यवादी कवि कहने वाले हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सामंजस्यवादी कवि कहा है मैथिली शरण गुप्त को। इसके बाद भारत भारती रचना लिखने पर भारत भारती
भारत भारती रचना के लिए महात्मा गांधी ने गुप्त जी को राष्ट्र कवि की उपाधि दी। गुप्त जी को राष्ट्र कवि की उपाधि दी। यानी मैथिली शरण गुप्त जी को राष्ट्र कवि कहने वाले महात्मा गांधी हैं और मैथिली शरण गुप्त जी को सामंजस्यवादी कवि कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। तो गुप्त जी ने स्वयं को एक कौटुंबिक कवि मात्र कहा है और गुप्त जी को जो है मैथिली शरण गुप्त जी को हरिगीतिका छंद का बादशाह भी कहा जाता है। हरिगीतिका छंद का बादशाह कहा जाता है। इनका प्रिय छंद, अब तो इससे स्पष्ट ही हो गया है कि इनका जो प्रिय छंद है, प्रिय छंद हरिगीतिका है। इनका प्रिय छंद हरिगीतिका है। और मैथिली शरण गुप्त को आधुनिक युग का तुलसी भी कहा जाता है। मैथिली शरण गुप्त को आधुनिक युग का तुलसी भी कहा जाता है। गुप्त जी के संदर्भ में वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने वासुदेव शरण अग्रवाल ने गुप्त जी को युग कवि कहा है। क्या कहा है? युग कवि का। युग कवि की संज्ञा दी है वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने। इनके प्रमुख काव्य संग्रहों की अगर बात की जाए तो इनके प्रमुख काव्य संग्रह स्वास्थ्य और संकेत, स्वास्थ्य और संकेत तथा कविता कलाप, दो रचनाएं, दो काव्य संग्रह इनके प्रमुख रूप से प्रसिद्ध हैं, जिसमें स्वास्थ्य और संकेत 1883 ईस्वी का प्रकाशित काव्य संग्रह है और यह फुटकर कविताओं का संग्रह कहलाता है, जबकि कविता और कलाप 27 कविताओं का काव्य संग्रह है जिसका रचना काल 1909 ईस्वी। साथियों, बढ़ते हैं आगे पाठचर्या में और इनके संदर्भ में और कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। गुप्त जी के संदर्भ में और महत्वपूर्ण तथ्यों में जो है आपका देख लेते हैं। व्यास अस्तवन कविता, व्यास अस्तवन कविता गुप्त जी ने महावीर प्रसाद द्विवेदी के आग्रह पर महावीर
प्रसाद द्विवेदी के आग्रह पर महावीर प्रसाद द्विवेदी के आग्रह पर लिखी थी। इसके बाद इनके संदर्भ में एक और महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं हम लोग। अक्सर पूछा जाता है साकेत जो काव्य है इनका, साकेत काव्य जो है, इसमें साकेत शब्द का अर्थ क्या है? साकेत शब्द का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ होता है अयोध्या। क्या होता है? अयोध्या। साकेत शब्द जो है यह पाली भाषा का शब्द है, पाली भाषा का शब्द है साकेत। और साकेत शब्द जो है अयोध्या में राजभवन में होने वाले लक्ष्मण और उर्मिला के संवाद से इस काव्य ग्रंथ का प्रारंभ होता है। और साकेत काव्य को इनके द्वारा लिखा गया जो साकेत काव्य है, इस काव्य को नगेंद्र ने डॉक्टर नगेंद्र ने इस काव्य को जनवादी काव्य कहा है। जनवादी काव्य साकेत को कहा है, जनवादी काव्य की संज्ञा साकेत को दी है। और इस साकेत कृति के लिए ही, साकेत के लिए ही इनको 1936 ईस्वी में 1936 ईस्वी में मंगला प्रसाद पारितोषिक दिया गया। मंगला प्रसाद पारितोषिक दिया गया। गुप्त जी ने, मैथिली शरण गुप्त जी ने मार्क्स की पुत्री जैनी पर, मार्क्स की पुत्री जैनी पर जैनी नाम से काव्य ग्रंथ लिखा है। और मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा लिखा गया जो यशोधरा काव्य है, यशोधरा काव्य है, यह एक चंपू काव्य है। यशोधरा एक चंपू काव्य है। मैथिली शरण गुप्त जी को मधुप उपनाम से भी जाना जाता है। और इन्होंने कवि माइकल मधुसूदन की, कवि माइकल मधुसूदन की, कवि माइकल मधुसूदन की लगभग 10 रचनाओं का अनुवाद मधुप उपनाम से किया। मधुप उपनाम से किया। मैथिली शरण गुप्त जी को एक और तथ्य इनके संदर्भ में आगे देखते हैं हम लोग। मैथिली शरण गुप्त जी को भारत भारती की मूल प्रेरणा, भारत
भारती को लिखने की मूल प्रेरणा भारत भारती को लिखने की मूल प्रेरणा गुप्त जी को मुदस्से हाली तथा ब्रजमोहन दत्तात्रेय कृत ब्रजमोहन दत्तात्रेय कैफीकृत भारत दर्पण से मिली। और इनके संदर्भ में एक और महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं कि मेघनाद वध गुप्त जी की अतुकांत रचना है। और मैथिली शरण गुप्त जी ने अज्ञेय को अपना काव्य गुरु माना है। यह तो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे मैथिली शरण गुप्त जी के संदर्भ में। और आइए पाठचर्या में हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे इनकी रचनाओं को एक व्यवस्थित क्रम में देखने का प्रयास करते हैं। तो मैथिली शरण गुप्त जी की रचनाओं को हम लोग 5 खंडों में विभक्त करके देख सकते हैं। पहली उनकी धर्म संप्रदायों के आराध्य पुरुषों पर आधारित काव्य। धर्म संप्रदाय के आराध्य पुरुषों से संबंधित काव्य। इसके अंतर्गत आप ले सकते हैं राम संबंधी काव्य, राम संबंधी काव्य में आप रख सकते हैं साकेत, प्रदक्षिणा, पंचवटी, 1931 ईस्वी साकेत का रचना काल है और प्रदक्षिणा 1950 ईस्वी, पंचवटी 1925 ईस्वी की प्रकाशित। इसी तरह से हम लोग दूसरा देख लेते हैं कृष्ण से संबंधित काव्य। कृष्ण संबंधित काव्य में द्वापर 1952 ईस्वी की। इसके बाद आगे देख लेते हैं हम लोग वैष्णव भक्ति से संबंधित काव्य। वैष्णव भक्ति से संबंधित
वैष्णव भक्त से संबंधित काव्य में इनकी चैतन्य महाप्रभु से जुड़ी हुई रचना विष्णु प्रिया है। विष्णु प्रिया 1957 ईस्वी रचना। आगे देख लेते हैं। और बौद्ध धर्म से संबंधित रचनाओं में इनका यशोधरा, अनघ। यशोधरा एक 1933 ईस्वी का चंपू काव्य है। इसके बाद सिख धर्म से संबंधित रचना देख लेते हैं। सिख धर्म से संबंधित गुरुकुल 1928 ईस्वी। इसके बाद शाक्य मत से संबंधित शक्ति रचना है 1927 ईस्वी। इसके बाद इस्लाम धर्म से संबंधित रचना देख लेते हैं। इस्लाम से संबंधित रचना इनकी काबा और करबला 1942 ईस्वी की रचना। 1942 ईस्वी। इसके अलावा देख लेते हैं हम लोग दूसरा प्रकार महाभारत से संबंधित इनकी रचनाएं। महाभारत से इसमें जयद्रथ वध 1910 ईस्वी का रचना काल है। दूसरी रचना है वक संहार 1927 ईस्वी की रचना है। अगली रचना है नहुष। देखिए नहुष एक नाटक भी है गोपाल चंद गिरधर दास का। तो यह नहुष इनकी काव्य कृति है। ध्यान दीजिएगा आप लोग। 1940 ईस्वी इसका रचना काल है। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। शकुंतला इनके द्वारा लिखी गई 1914 ईस्वी की कृति है। जय भारत 1952 ईस्वी की यह रचना है। महाभारत से संबंधित कथानक इसमें मिलते हैं। और सैरंध्री 1927 ईस्वी की यह प्रकाशित रचना। वन वैभव यह इसके बाद हिडिंबा 1950 ईस्वी की रचना है। तिलोत्मा
1915 ईस्वी की कृति है। और इसके अलावा इनकी काल्पनिक और विचारात्मक विषय वस्तु पर लिखी गई रचनाएं। काल्पनिक और विचारात्मक विषय वस्तु पर काल्पनिक और विचारात्मक विषय वस्तु पर लिखी गई रचनाओं में इनकी भारत भारती 1912 ईस्वी का रचना काल, वैतालिका 1916 ईस्वी, हिंदू 1927 ईस्वी, अजीत 1946 ईस्वी और समकालीन राष्ट्र नेता से आधारित समकालीन राष्ट्रीय नेता पर आधारित रचना है। महात्मा गांधी के संदर्भ में महात्मा गांधी पर आधारित रचना है अंजलि और अर्घ। अंजलि और अर्घ 1950 ईस्वी की प्रकाशित यह रचना है। संदर्भ में सबसे पहले तो हम लोग इनके जन्म काल पर ही चर्चा करते हैं। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जो जीवन काल है उसको देख लेते हैं संक्षेप में। तो इनका जन्म जो है यह 1850 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु इनकी 1885 ईस्वी में। दोनों ही स्थल काशी ही रहा है, काशी बनारस क्षेत्र। और इनके पिताजी का नाम, पिता का नाम देख लेते हैं हम लोग। तो पिताजी का नाम गोपाल चंद्र, यह भी हिंदी साहित्य के एक उच्च कोटि के विद्वान थे गोपाल चंद्र जी। और इनके द्वारा लिखा गया नुहुस नाटक जो है हिंदी का पहला नाटक माना जाता है। तो गोपाल चंद्र जी, और गोपाल चंद्र जी का अन्य नाम भी था गिरिधर दास। गिरिधर दास नाम से, यह गिरिधर दास उपनाम से रचनाएं करते थे। और इनके संदर्भ में एक महत्वपूर्ण चीज और हम लोग जान लेते हैं, वह यह है कि इनके जो विद्या गुरु थे, विद्या गुरु वे थे शिव प्रसाद सितारे हिंद, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद जी थे। और इनके काव्य गुरु जो थे वो पंडित लोकनाथ थे। पंडित लोकनाथ इनके काव्य गुरु थे। और इनके संदर्भ में जुड़ी हुई कुछ और महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो एक महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र को
भारतेंदु हरिश्चंद्र को भारतेंदु हरिश्चंद्र को नाट्य विधा का प्रवर्तक माना जाता है। नाट्य विधा का प्रवर्तक माना जाता है। आइए दूसरी पॉइंट्स हम लोग देखते हैं इनके संदर्भ में। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को भारतेंदु इनकी एक उपाधि है और हरिश्चंद्र इनका नाम था, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को भारतेंदु की उपाधि जो है, भारतेंदु की उपाधि 1880 ईस्वी में काशी के पंडित रघुनाथ ने दी थी। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को यह उपाधि देने के लिए जो प्रस्ताव दिया था वह प्रस्ताव जो था वह प्रस्ताव दिया था रामेश्वर दत्त व्यास ने। रामेश्वर दत्त व्यास ने इसका इनको प्रस्ताव दिया था भारतेंदु उपाधि के लिए, जो इनके मंडल के लोगों ने बाद में स्वीकार कर लिया और यह प्रस्ताव उन्होंने 27 सितंबर 1880 ईस्वी को सार सुधा निधि में यह प्रस्ताव दिया था क्या, कि भारतेंदु से इन्हें सम्मानित किया जाए। भारतेंदु का मतलब होता है भारत का इंदु यानी चांद। और अगला महत्वपूर्ण तथ्य इनके संदर्भ में, भारतेंदु जी का जो पहला नाटक है, भारतेंदु जी का पहला नाटक विद्या सुंदर माना जाता है। और यह इनका अनुदित नाटक है। इसके अलावा भारतेंदु की जो रचनाएं हैं, भारतेंदु की जो रचनाएं हैं वह नाटकों की अगर बात की जाए तो नाटकों की संख्या, भारतेंदु द्वारा लिखे गए नाटकों की संख्या 17 है। भारतेंदु द्वारा लिखे गए नाटकों की संख्या 17 है, जिसमें इनके द्वारा लिखे गए 9 अनुदित नाटक हैं और 8 मौलिक नाटक हैं। 9 अनुदित नाटक हैं और 8 मौलिक नाटक हैं। आइए पाठचर्या में बढ़ते हैं आगे और इनके संदर्भ में एक महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं कि इन्होंने नाटक के जो है 5 उद्देश्य बताए हैं। नाटक के, हिंदी नाटकों का जनक भी नहीं माना जाता है, आधुनिक हिंदी नाटक का जनक भी, आधुनिक हिंदी नाटक का जनक भारतेंदु जी को माना जाता है। और इसके अलावा इनको जो है हिंदी नवजागरण का अग्रदूत भी कहा गया है। हिंदी नवजागरण का अग्रदूत भी कहा गया है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को।
और इनकी जो भक्ति काव्य परंपरा है वह सूरदास जी से प्रभावित है। भक्ति काव्य परंपरा सूरदास से प्रभावित है, सूरदास से प्रभावित है। इसके अलावा इनकी जो है कुछ प्रमुख रचनाओं को देख लेते हैं। इनकी प्रमुख रचनाओं में सबसे पहले हम इनके नाटकों पर ही चर्चा करते हैं। तो इनके मौलिक नाटक इन्होंने दो तरह के नाटकों की रचना की है, पहला मौलिक और दूसरा अनुदित। दो तरह के नाटकों की इन्होंने रचना की है। तो हम लोग देख लेते हैं सबसे पहले इनके मौलिक नाटकों को। तो मौलिक नाटकों में वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति, वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति, वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति, 1873 ईस्वी का यह प्रहसन विधा का नाटक है। प्रहसन विधा का नाटक है जो सामाजिक धार्मिक विसंगति पर व्यंग है। दूसरा नाटक इनका है विशस्य विषमौषधम, विशस्य विषमौषधम, विशस्य विषमौषधम। यह 1876 ईस्वी का भाण विधा पर आधारित नाटक है और इसमें जो है बड़ौदा के गायकवाड़ के जो राजा होते हैं उनके गद्दी से उतर जाने की तथा सयाजी राव के उनके स्थान पर बैठाए जाने की कहानी घटना पर आधारित यह नाटक है। और अगला नाटक देखते हैं प्रेम जोगिनी। प्रेम जोगिनी, प्रेम जोगिनी नाटक जो है इसका रचना काल है 1875 ईस्वी। प्रेम जोगिनी 1875 ईस्वी का यह नाटक है जो 4 अंकों की नाटिका है, 4 अंकों की नाटिका है और इसमें काशी के धर्माडंबर पर लिखी गई छायाचित्र की रचना है यह। और अगला नाटक हम लोग देखते हैं चंद्रावली। चंद्रावली, चंद्रावली जो है यह नाटिका विधा की रचना है जिसका रचना काल है 1876 ईस्वी और यह वैष्णव भक्ति और प्रेम तत्व के चित्रण पर आधारित रचना है। इसके अलावा अगली रचना देखते हैं हम लोग। तो अगला नाटक इनका भारत दुर्दशा। भारत दुर्दशा, भारत दुर्दशा नाटक 1880 ईस्वी का नाटक है। भारत दुर्दशा नाटक 1880 ईस्वी का नाटक है और यह एक रासक परंपरा पर लिखा गया नाटक है जिसमें भारत की तत्कालीन जो परिस्थितियां थीं उसका चित्रण किया गया है। और अगला देखते हैं, अगला नाटक है नील देवी। नील देवी 1881 ईस्वी का गीति रूपक है। 1881 ईस्वी का गीत रूपक है और इसमें राजपूतानी आन बान एवं नारी के व्यक्तित्व की प्रतिष्ठा की स्थापना की गई है। अगला नाटक इनका है अंधेर नगरी। अंधेर नगरी चौपट राजा टके शेर भांजी टके शेर खाजा, अंधेर नगरी। यह भी 1881 ईस्वी का प्रहसन विधा का लिखा गया नाटक है। प्रहसन विधा में लिखा गया नाटक है
और जिसमें एक मूर्ख राजा की वजह से जो अंधेरगर्दी पर व्यंग किया गया है वह काबिले तारीफ है। और अगला प्रश्न है कि अगला नाटक है सती प्रताप। सती प्रताप इनके द्वारा लिखा गया जो नाटक है, इसका रचना काल 1883 ईस्वी है और यह सावित्री और सत्यवान की कथा पर आधारित पौराणिक नाटक है। यह पौराणिक नाटक है, सावित्री और सत्यवान की कथा पर आधारित नाटक है। इसके अलावा हम लोग इनके अनुदित नाटकों को देख लेते हैं। या अनुदित यानी अनुवादित, अनुदित नाटक जो हैं, अनुदित नाटकों को देखते हैं। तो अनुदित नाटकों में पहला नाटक हम लोग लेते हैं रत्नावली। रत्नावली रत्नावली नाटक 1868 ईस्वी का नाटक है। रत्नावली 1868 ईस्वी का नाटक है और यह संस्कृत कवि हर्ष द्वारा लिखे गए रत्नावली नाटिका का रूपांतरण है। दूसरा नाटक है विद्या सुंदर। विद्या सुंदर नाटक यह भी 1868 ईस्वी का ही अनुदित नाटक है, जो बंगला साहित्यकार यतेंद्र मोहन ठाकुर द्वारा लिखे गए जो है विद्यासागर जो नाटक है, इसका हिंदी रूपांतरण है। और इसके बाद अगला नाटक हम लोग लेते हैं पाखंड विखंडन जो है 1872 ईस्वी का नाटक है, जो संस्कृत के नाटक प्रबोध चंद्रोदय नाटक पर आधारित है, जो संस्कृत साहित्यकार कवि कृष्ण मिश्रा का नाटक है। कवि कृष्ण मिश्र के नाटक का रूपांतरण है। अगला नाटक लेते हैं हम लोग। अगला नाटक है धनंजय विजय और यह नाटक 1873 ईस्वी का नाटक है, जो कांचन कवि संस्कृत के उनके द्वारा लिखा गया नाटक है। इसके अलावा अगला नाटक हम लोग देखते हैं मुद्रा राक्षस। यह 1878 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है, जो विशाख दत्त के नाटक मुद्रा राक्षस का हिंदी रूपांतरण है। अगला नाटक लेते हैं। तो अगला नाटक दुर्लभ बंधु है। दुर्लभ बंधु नाटक 1880 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है और मर्चेंट ऑफ वेनिस अंग्रेजी नाटक का यह रूपांतरण है। अंग्रेजी नाटक है। विलियम शेक्सपियर इसके रचनाकार हैं। विलियम शेक्सपियर के नाटक मर्चेंट ऑफ वेनिस का हिंदी रूपांतरण है। इसका नाम वंशपुर का महाजन भी है। अगला नाटक लेते हैं हम लोग। अगला नाटक है कर्पूर मंजरी।
1875 ईस्वी का 1875 ईस्वी का नाटक है और यह प्राकृत भाषा में लिखे गए राजशेखर द्वारा लिखे गए प्राकृत भाषा में कर्पूर मंजरी का ही हिंदी रूपांतरण है। इसके बाद अगला नाटक सत्य हरिश्चंद्र। सत्य हरिश्चंद्र यह नाटक 1875 ईस्वी का अनुदित नाटक चंड कौशिक की रचना जो बंगला लेखक चंड कौशिक का हिंदी रूपांतरण है और लेखक हैं इसके क्षेमेश्वर द्वारा लिखा गया है बंगला भाषा में चंड कौशिक, जिसका हिंदी रूपांतरण सत्य हरिश्चंद्र है। और इसके बाद भारत जननी, यह भी भारत माता नाटक का रूपांतरित नाटक है। इसका रचना काल 1877 ईस्वी है। आइए बढ़ते हैं आगे और आगे हम लोग देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य इनके संदर्भ में। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के संदर्भ में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की शैलीगत कविताओं को देख लेते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र की शैलीगत विशेषताएं। तो देख लेते हैं हम लोग इनके द्वारा लिखी गई कुछ शैली या छंद और कविताओं को देख लेते हैं। तो प्रबंध गीत छंद में लिखी गई रचना इनकी देखते हैं। प्रबंध गीत, रानी छद्मलीला, तन्मय लीला, और देवी छद्मलीला इसके बाद दूसरी शैली इनकी देखते हैं हम लोग, निबंध शैली। निबंध शैली में लिखा गया निबंध काव्य शैली जो है, इसमें विजयनी, विजय वैजयंती, विजय वैजयंती, इसके बाद इन्होंने गाली भी लिखी है ना। फीको पर निकल लगे, कहिए समय विचार, गाली, समधिन मधुमास, इसके बाद मुकरियां भी लिखी है इन्होंने। मुकरी, नए जमाने की मुकरी, अमीर खुसरो के बाद मुकरी एक ऐसी विधा होती है जिसमें कह करके मुकर जाना। इसके बाद देखते हैं पैरोडी। पैरोडी में इनकी चर्चित रचना बंदर सभा है। इसके बाद प्यार प्रातः, में स्मरणीय है। इसके बाद लावनी इन्होंने लिखी है। लावनी विधा में वर्षा विनोद,
और श्यापा शैली में भी इन्होंने रचना की है। उर्दू का श्यापा, उर्दू का श्यापा। ये तो इनकी शैलीगत विशेषताएं हो गई। और आगे हम लोग बढ़ते हैं और भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के संदर्भ में इनकी उपन्यास विधाओं पर थोड़ा सा चर्चा करते हैं। उपन्यास, हमीरहट, सुलोचना, शीलवती, सावित्री चरित, और निबंधों को देख लेते हैं। तो निबंध में सबय जाति गोपाल की, सबय जाति गोपाल की मित्रता, सूर्योदय, कुछ आप बीती कुछ जग बीती, कुछ जग बीती, भारतेंदु ग्रंथावली, आदि प्रमुख इनकी रचनाएं हैं। इसके अलावा इन्होंने जो है कुछ प्रमुख पत्रिकाओं का संपादन भी किया। इन्होंने कवि वचन सुधा, और हरिश्चंद्र मैगजीन, तथा बाला बोधनी, पत्रिका, इनका संपादन भी किया, जिसमें कवि वचन सुधा 1859 ईस्वी, हरिश्चंद्र मैगजीन 1873 ईस्वी और बाला बोधनी 1874 ईस्वी की प्रकाशित पत्रिकाएं हैं। जिसमें आपकी हरिश्चंद्र मैगजीन मासिक पत्रिका थी, जो बाद में हरिश्चंद्र चंद्रिका के नाम से प्रकाशित होने लगी। और कवि वचन सुधा यह पहले मासिक पत्र था, लेकिन बाद में पाक्षिक पत्र हो गया, और यानी महीने में 2 बार आने लगा, पहले 1 बार आता था। और इसके अलावा बाला बोधनी पत्रिका जो है, यह महिलाओं से संबंधित, महिलाओं को ध्यान में रख करके महिलाओं से जुड़ी हुई पत्रिका थी। इसके अलावा इनके द्वारा स्थापित कुछ संस्थाओं को देख लेते हैं। स्थापित संस्थाएं, तो इन्होंने कविता वर्धनी सभा, पेनी रीडिंग क्लब,
तदीय समाज तदीय समाज वैश्व हितैषिणी वैश्व हितैषिणी की स्थापना की, जो क्रमशः 1870 ईस्वी में कविता संवर्धनी सभा और 1873 ईस्वी में पेनी रीडिंग क्लब और 1873 ईस्वी में ही इन्होंने तदीय समाज की स्थापना भी की थी और वैश्व हितैषिणी भी 1873 ईस्वी में ही संस्था स्थापित की थी। यह तो कुछ इनके द्वारा चर्चित प्रमुख संस्थाएं हो गईं। और इसके बाद इनके कुछ प्रमुख काव्य रचनाओं पर चिंता कर लेते हैं। काव्य रचनाएं। भारतेंदु ही एक ऐसी बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं जिन्होंने गद्य, पद्य, काव्य, नाटक सारी विधाओं में रचना की। और देखते हैं इनकी कुछ प्रमुख रचनाओं को। भक्ति सर्वस्व, भक्ति सर्वस्व, इसके बाद सुमनांजलि, सुमनांजलि। भक्ति सर्वस्व 1870 ईस्वी की रचना है और सुमनांजलि जो है यह भी 1870 ईस्वी की रचना है। इसके अलावा चर्चित रचनाओं में फूलों का गुच्छा खड़ी बोली की रचना है। फूलों का गुच्छा 1872 ईस्वी की रचना है। प्रेम फुलवारी, प्रेम फुलवारी, प्रेम फुलवारी 1873 ईस्वी की रचना है। इसके बाद मुंह दिखावनी 1874 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। भारत भिक्षा, भारत भिक्षा 1875 ईस्वी की रचना है। इसके बाद बंदर सभा 1879 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। और एक रचना और देख लेते हैं, सतसई सिंगार, सतसई सिंगार। यह रचना 1878 ईस्वी की रचना है। इसके बाद एक रचना देख लेते हैं हम लोग, प्रेम माधुरी, प्रेम माधुरी 1880 ईस्वी की रचना है। कार्तिक स्नान, कार्तिक स्नान 70 से ज्यादा रचनाएं हैं, 70 के आसपास इनकी रचनाएं हैं। तो कार्तिक स्नान 1884 ईस्वी की रचना है। और नए जमाने की मुकरी, नए जमाने की मुकरी, यह भी 1884 ईस्वी की रचना है। इस तरह से इनकी कुछ ये प्रमुख रचनाएं हैं। और भारतेंदु जी के साहित्य के संदर्भ में रामविलास शर्मा का कथन है कि भारतेंदु साहित्य, भारतेंदु साहित्य जनवादी साहित्य है, जनवादी साहित्य है। जनवादी साहित्य है और यह कथन है रामविलास शर्मा जी।
रामविलास शर्मा जी का कथन है और एक महत्वपूर्ण तथ्य यह भी इनसे जुड़ा हुआ है कि दुखांत नाटकों की परंपरा का प्रारंभ दुकान नाटकों की परंपरा का प्रारंभ जो है वह भारतेंदु जी से ही माना जाता है। इनके नाटक नील देवी नाटक से माना जाता है, जो पाश्चात्य ट्रेजेडी से प्रभावित नाटक है। तो साथियों, भारतेंदु जी की ने साधु भाषा खड़ी बोली को कहा है, यह भी इससे संबंधित एक तथ्य था। तो साथियों, मुझे उम्मीद है कि आज की पाठचर्या आपको अच्छी लगी होगी, तो फटाफट वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चैनल पर अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं आपके लिए प्रतिदिन ऐसे ही वीडियोस लाता रहता हूं और आप प्रतिदिन जो है पाठचर्या का आनंद लीजिए। तो आज की पाठचर्या में साथियों लेते हैं यहीं पर विराम। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।